हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी का। तो इससे रिलेटेड मैं कई वीडियोज डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग जो है क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो जो है देख सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन है, 100 से कम नहीं है, 100 प्लस है। ठीक है, और ज्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत से क्या समझते हैं। तो भारत से क्या समझते हैं कि कृषि का महत्व है। तो भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए कृषि का महत्व है भारत से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि समाजशास्त्र से क्या समझते हैं। तो समाजशास्त्र से क्या समझते हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है। तो समाजशास्त्र में क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जो है अध्ययन होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि गांव में एकता का आधार कौन कौन सा नहीं है। तो एकता का आधार जो है कौन सा नहीं है, विशेषज्ञता। ठीक है, विशेषज्ञता जो है एकता का आधार नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि दृष्टिकोण का एक घटक जो कार्य करने या व्यवहार करने के स्तर से संबंधित है। तो इसका जो है राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा संज्ञानात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं की पहचान कराता है। तो कौन, परिवार। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किसने कहा भारत एक गांव का देश है और गांव उसकी क्या है, आत्मा है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि विश्व में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। फिर अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि व्यक्तियों ने एक आपसी समझौता किया और समाज का निर्माण किया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक अनुबंध। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में कब उत्पन्न हुआ। तो कब उत्पन्न हुआ, 1820 ईस्वी में ग्रामीण समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में उत्पन्न हुआ था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि हाल के ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार ग्रामीण नेतृत्व मुख्यतः निम्नलिखित में से किस सामाजिक श्रेणी से उभार है। तो किस सामाजिक श्रेणी से उभार है, मध्य जातियों और निम्न जातियों से उभार है। फिर उसके बाद दोस्तों पूछा गया अगला प्रश्न, इसमें बताया गया है कि किसकी उचित समझ के बिना एक समाज का अध्ययन अधूरा रह जाता है। तो जो है उस समाज की संस्कृति के उचित समझ के बिना एक समाज का अध्ययन जो है अधूरा रह जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थी का अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। तो उच्च दर जो है अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार है। तो कौन उद्भव के लिए जिम्मेदार है, वो है कंट्री लाइफ कमीशन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि देश जीवन आयोग का गठन कब किया गया था। तो देश जीवन आयोग का गठन जो है कब किया गया था, 1907 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1907 ईस्वी में किया गया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि रूरल सोशियोलॉजी नामक जर्नल कब प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा है रूरल। ठीक है, और ऐसा हो जाता है कि हम देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्दी में वो समझ में नहीं आता है शब्द, तो हम क्या कह देते हैं कि ये सरल या कोई दूसरा शब्द हुआ। ठीक,
तो वो थोड़ा बहुत हो सकता है मिस्टेक हो जाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका जो है रूरल सोशियोलॉजी नामक जर्नल कब प्रकाशित हुआ था? तो कब प्रकाशित हुआ था? ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है? तो कौन सा जो है ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य, वो है ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना और कार्यों का व्यापक अध्ययन। फिर उसके बाद दोस्तों पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कंट्री लाइफ कमीशन CLC की नियुक्ति किसने की थी? तो कंट्री लाइफ कमीशन CLC की नियुक्ति जो है किसने की थी? वो की थी थियोडर रूजवेल्ट ने की थी। किसने की थी? थियोडर रूजवेल्ट ने की थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जो है समाजशास्त्र के उद्भव के लिए जिम्मेदार है? वो है गरीबी और आर्थिक संकट। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो वो कौन सा है? 73वां है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण समाज और ग्रामीण लोगों के विकास के अध्ययन की कहा जाता है। तो अध्ययन को क्या कहा जाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? पूछा गया था कि ग्रामीण समाज और ग्रामीण लोगों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कृषि प्रसार में ग्रामीण समाजशास्त्र के क्या महत्व है? तो इसमें जो है क्या महत्व है? तो इसमें बताया गया है कि समस्याओं का निवारण में वैज्ञानिक सूचना, जानकारी और मार्गदर्शन करना। ठीक है, ये वैज्ञानिक सूचना, जानकारी और मार्गदर्शन करना, समस्याओं का निवारण में वैज्ञानिक मतलब ये आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सर हेनरी मेंस के द्वारा की गई थी। भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सर हेनरी मेंस के द्वारा जो है की गई थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में पहली कॉलेज पाठ्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो है पहली कॉलेज पाठ्य पुस्तक किसने लिखी थी? जॉन एम नम गिलेटी ने की थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कंट्री लाइफ कमीशन के निष्कर्षों को संदर्भित किया गया। तो अमेरिकन सोशियोलॉजी सोसाइटी के अंतर्गत जो है कंट्री लाइफ कमीशन के निष्कर्षों को संदर्भित किया गया। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सामाजिक पारिस्थितिकी से क्या समझते हैं? तो सामाजिक जो है पारिस्थितिकी से क्या समझते हैं? पर्यावरण के साथ व्यक्तिगत अंतःक्रिया और समाज पर इसके प्रभावों का अध्ययन। और उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि वह समाज जो गांव में रहता है और प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ग्रामीण समाज कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एक समूह जहां दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और समाज विशेषता साझा करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सामाजिक स्त्रीकरण दर्शाता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण क्या दर्शाता है? जाति आधारित दर्शाती है। सामाजिक स्त्रीकरण जो है क्या दर्शाता है? जाति आधारित जो है दर्शाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि उस प्रसिद्ध समाजशास्त्री का नाम क्या है जिसने स्त्रीकरण को परिभाषित किया था? तो वो उस समाजशास्त्र का जो है नाम क्या है? वो है मैक्स वेबर नाम है। ठीक है, मैक्स वेबर नाम है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र तो इसमें क्या है? ग्रामीण परिवेश में जीवन का समाजशास्त्र।
फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र अध्ययन की एक व्यवस्थित शाखा के रूप में विकसित हुआ। तो कब विकसित हुआ? भारत की स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? तो क्या है प्रकृति? गैर नैतिक है। क्या है? गैर नैतिक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो भारत में जो है सामाजिक स्त्रीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जाति है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि क्या आप सोचते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का एक विशिष्ट रूप है? तो ये सही बात है। ठीक है, हाँ, यह एक विशेष रूप है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एक लोकप्रिय पुस्तक यानी ये दोस्तों क्या लिखा है, क्लास स्टेटस एंड पावर के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? वो हैं आंद्रे वेटे हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सिखों और साझा की जाने वाली मान्यताओं, प्रथाओं और प्रतीकों के समूह को क्या कहा जाता है? वो क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण संस्थाओं में शामिल नहीं है? तो कौन जो है ग्रामीण संस्थाओं में शामिल नहीं है? वो है स्कूल जो है ग्रामीण संस्थाओं में शामिल नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या थी, तो कितनी थी? 68.84%। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्राम समुदाय की विशेषता है, तो कैसी विशेषता है? रूढ़िवादी विचार। ठीक है, ग्राम समुदाय की विशेषता कैसी है? रूढ़िवादी विचार। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एक समूह मानव बस्ती या समुदाय जो एक छोटे से गांव से बड़ा लेकिन एक शहर से छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। ठीक है, एक सामूहिक मानव बस्ती या समुदाय जो एक छोटे से गांव से बड़ा होता है, एक शहर से छोटा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि समाज की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन संदर्भित करता है, तो क्या संदर्भित करता है? सामाजिक संस्थाएं परिवर्तन करता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सामाजिक संस्था के विभिन्न प्रकार क्या है? तो कौन से हैं विभिन्न प्रकार? वो हैं शिक्षा और धर्म, जो है सामाजिक संस्था के विभिन्न प्रकार है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि औपनिवेशिक भारत में बदलते समाज की आधुनिक रूपरेखा क्या है? तो क्या है? संचार के तरीके। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में परिवर्तन लाता है, तो क्या लाता है? अर्थव्यवस्था और व्यापार जो है वैश्वीकरण के संदर्भ में परिवर्तन लाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण नेता की मुख्य भूमिका क्या है? तो ग्रामीण नेता की जो है मुख्य भूमिका क्या है? वो है दूसरों के लिए एक दृष्टिकोण बनाना और सामान्य लक्ष्य प्राप्त करना। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय किसके कारण हुआ? तो किसके कारण हुआ? ग्रामीण समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के गहन अध्ययन की आवश्यकताओं के कारण हुआ है। ठीक है, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक अलग अध्ययन विषय के रूप में शुरू हुआ है, तो कब शुरू हुआ है? 20वीं सदी में शुरू हुआ है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण समाजशास्त्र के चार्टर के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? वो है कंट्री लाइफ कमीशन वी रिपोर्ट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कंट्री लाइफ कमीशन वी रिपोर्ट को जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इस प्रश्न में पूछा गया है कि औपचारिक शिक्षा के स्थान पर विस्तार शिक्षा के अन्य रूप क्या है? तो अन्य रूप क्या है? वो है सिनेमा और संग्रहालय है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम की कमजोरियां क्या हैं? तो कौन सी कमजोरियां? भावनात्मक दृष्टिकोण के कारण सामाजिक शिक्षण
का अभाव है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किसने कहा कि गांव एक छोटा गणतंत्र है। तो किसने कहा है, वो कहा है चार्ल्स मेटकाफ ने कहा है। किसने कहा है, चार्ल्स मेटकाफ ने कहा है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ, 1953 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश काल के दौरान श्रीनिकेतन कार्यक्रम से कौन संबंधित है। तो कौन संबंधित है, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रेरणा के क्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया है। तो किसने प्रतिपादित किया है, वो है मास्लो ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, मास्लो। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले ग्राम समुदायों पर किए गए अध्ययन मुख्य रूप से इस पर केंद्रित थे। किस पर केंद्रित थे, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित थे। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल के दौरान ग्राम अध्ययन किसके लिए किए गए थे। तो किसके लिए किए गए थे, भारत में ब्रिटिश राज्य की मजबूत करने के लिए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश राज्य को मजबूत करने के लिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रेरणा के पदानुक्रमी आवश्यकताओं के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया। किसने किया था, मास्लो ने किया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किसने कहा शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है। तो ये किसने कहा था, चार्ल्स ई स्किनर ने कहा था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किस समाज में नेतृत्व की प्रक्रिया और कमियों को निर्धारित करने में जाति एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो किसमें, ग्रामीण समाज में। ठीक है, जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण भारत कब आत्मनिर्भर था। तो ग्रामीण भारत कब आत्मनिर्भर था, वो था ब्रिटिश राज के पहले। ठीक है, ब्रिटिश राज के पहले जो है ग्रामीण भारत निर्भर था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कृषि विस्तार में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, वो है समूह में शिक्षार्थी की रुचि और व्यक्तिगत व्यवहार। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि IRDP का पूर्ण रूप क्या है। तो IRDP का जो है पूर्ण रूप क्या है, वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है IRDP का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कार्यक्रम नियोजन के चरण क्या हैं। तो कार्यक्रम नियोजन के चरण क्या है, वो है स्थितियों का विश्लेषण है। क्या है, स्थितियों का विश्लेषण है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि विश्व में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो विश्व में जो है ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, वो हुई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विश्व में ग्रामीण सामाजिक शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कौन सी अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। कौन सी अभिप्रेरणा का जो है घटक नहीं है। तो कौन सी नहीं है, रटनत स्मृति है। क्या है, रटनत स्मृति। ठीक है, आप लोग जो है देख लें। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है प्रेरक प्रक्रिया और ना कि प्रेरक जैल की शब्द किससे संबंधित है। तो ये शब्द जो है किससे संबंधित है, पदानुक्रम सिद्धांत की आवश्यकता से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रेरणा क्या हो सकती है। तो प्रेरणा क्या हो सकती है, वो हो सकती है व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाली हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है करके सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों में रुचि जागृत करता है। करके सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है, बच्चों में रुचि जागृत करता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि अधिगम उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है। अधिगम
उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरित अधिगम परिणाम, ठीक है, अभिप्रेरित अधिगम परिणाम। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार की वृद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? भाषाई बुद्धि के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है, इसमें पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सिखाने से संबंधित है, यह कथन दिया था। तो किसने दिया था? स्किनर। किसने दिया था यह कथन? ठीक है, स्किनर के द्वारा, ठीक है, स्किनर के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सामाजिक संस्था है, तो सामाजिक संस्था कौन सी है? उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा, सॉरी इसमें ये दोस्तों लिखा नहीं है कि कौन कौन से ऑप्शन है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, लेकिन फिलहाल आप लोग जो है देख लेना, ये क्वेश्चन को गूगल करके देख लेना एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि समाजवादी समाज की विशेषता है, तो समाजवादी समाज की विशेषता क्या है? सामाजिक न्याय है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि रूरल सोशियोलॉजी नामक जर्नल कब प्रकाशित हुआ था? तो कब प्रकाशित हुआ था? 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि समाजशास्त्र का अध्ययन है क्या है? मानव संबंध, ठीक है, मानव से संबंधित अध्ययन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एक लोकतांत्रिक नेता के बारे में क्या सत्य है? तो एक लोकतांत्रिक नेता के बारे में क्या सत्य है? प्रक्रिया धीमी है लेकिन परिणाम अच्छे हैं। प्रक्रिया धीमी है लेकिन परिणाम अच्छे हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नेता की भूमिका की परिभाषा नहीं करता है? कौन एक नेता की भूमिका की परिभाषा नहीं करता है? तो एक श्रोता के रूप में। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कौन सा नेता एक प्रकार नहीं है? तो स्वघोषित नेता जो है एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज की विभेदित करता है, तो क्या करता है? सामाजिक गतिशीलता। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि समूह को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो कहाँ किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? कूले द्वारा वर्गीकृत किया गया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉर्ज होम्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती किसके लिए की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो किस तरह के? HYB बीज, ठीक है, HYB बीज। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पीली क्रांति स्पष्ट उत्पादन, ठीक है, पीली क्रांति स्पष्ट उत्पादन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि नेतृत्व को समझने के लिए सबसे अधिक दृष्टिकोणों में से एक कौन सा है? तो कौन सा है? व्यवहार सिद्धांत है। फिर उसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल तक सीमित हैं। कितने तक सीमित है? गेहूं और चावल तक सीमित हैं। भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल कब तक सीमित हैं? मतलब किस तक सीमित हैं? गेहूं और चावल तक सीमित हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि आधुनिक अधिकतम सिद्धांत के जनक कौन थे? तो आधुनिक अधिकतम सिद्धांत के जनक कौन थे? वो थे इवान पेट्रोविच
पावलोव थे। कौन थे? इवान पेट्रोविच पावलोन थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। और उसके बाद आता है अगला, इसमें जो है इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश में समाज हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में समाज। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि समाजशास्त्र शब्द ग्रीक से लिया गया है जिसका अर्थ है तर्क। ठीक है, इस ग्रीक लोगो से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है तर्क। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश समाज किस प्रकार के समाज हैं? तो किस प्रकार के समाज है? आदिम समाज हैं। फिर उसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न कि समाज में सामाजिक परिवर्तन टेरनी से होता है। किससे होता है? ग्रामीण से होता है। तेजी से होता है। कैसा होता है? ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन तेजी से होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक समूह है। तो प्राथमिक समूह क्या है? संबंध निर्देशित एवं लक्ष्य निर्देशित। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है कि जात शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से है, जिसका अर्थ है वंश से। ठीक है, जिसका अर्थ है किससे? वंश से। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा किससे प्राप्त होती है? वो होती है वर्ग प्रणाली से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अनुष्ठानों से तात्पर्य धार्मिक समारोहों को करने से निर्धारित तरीकों से है, जैसे जन्म समारोह एवं विवाह। जन्म समारोह एवं विवाह है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि डोमेन में मोटर कौशल का उपयोग करना और उनका समन्वय करना शामिल है। तो किसमें शामिल है? साइकोमीटर में शामिल है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि बुद्धि के प्रकार हैं। तो बुद्धि के प्रकार कौन से हैं? ठोस बुद्धि, अमूर्त बुद्धि एवं सामाजिक बुद्धि है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि शिक्षण ऐसी परिस्थितियां प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसमें घटित होती है। तो क्या घटित होती है? सीखना घटित होता है। क्या होता है? सीखना घटित होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि पारंपरिक गांव का मुखिया वह होता है जो गांव का सबसे बड़ा जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। गांव का मुखिया वो होता है जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है सीखना है। तो सीखना क्या है? निरंतर। अगला प्रश्न है कि गांव में एकता का आधार कौन सा नहीं है? तो विशेषज्ञता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व होता है, कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि विपरीत समुदायों के लिए ग्रामीण और शहरी शब्दों का उपयोग किसने किया था? तो किसने किया था? लुई राइट ने किया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि वह परिवार जिसमें ऐसे सदस्य होते हैं जिनके बीच रक्त संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? सजातीय परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजातीय परिवार कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि यह सामान्य धारण की संयुक्त परिवार खत्म हो रहा है। यह सामान्य धारणा की संयुक्त परिवार खत्म हो रहा है अमान्य है। यह कथन किसने दिया था? किसने दिया था? वीकेएम कपाडिया ने दिया था। किसने दिया था? वीकेएम कपाडिया ने। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि पति और पत्नी के बीच स्थापित रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी के प्रकार को क्या कहा जाता है? किस प्रकार का मतलब उनका रिश्ता होता है? वैवाहिक रिश्ता होता है, रिश्तेदारी होती है। कैसी होती है? वैवाहिक रिश्तेदारी होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो कौन सी जो है संयुक्त परिवार प्रणाली की विशेषता नहीं है, वो कौन सी है? सदस्य एक दूसरे से संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के गांवों में विवाह प्रणाली के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा है? बाल विवाह,
बाल विवाह बढ़ रहा है। तो क्या है, बाल विवाह बढ़ रहा है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।